हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अब इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑफ योर बॉडी, मतलब द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट विद डिजीजेस, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही होता है आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या करता है, हमें हेल्प करता है टू फाइट विद द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आया तो डिजीज कॉज करेगा, पहले आपका बॉडी उससे फाइट करेगा, जो डिफेंस मैकेनिज्म है ऑफ योर बॉडी वो उससे फाइट करेगा। ठीक है, एंड लाइक जब से कोरोना आया आपको पता ही चल गया होगा कि इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इम्यूनिटी बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बीमारियों से बचेंगे, अदरवाइज यू विल बी प्रोन टू वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस, है ना। तो तभी बोलते ना हेल्दी फूड खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो क्या होगा, आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। सो इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों? इम्यूनिटी इज बेसिकली द एबिलिटी, लिख लीजिए, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू फाइट विथ द डिजीजेस। ठीक है, ओके। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, उससे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज बायोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज इम्यूनोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के, तो ये है कौन? एडवर्ड जेनर। समझ गए बच्चों? एडवर्ड जेनर, याद आया इनका नाम? द वन हु डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, है ना। वो भी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगी इन वैक्सीनेशन सेक्शन। ठीक है, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है बेटा? एडवर्ड जेनर। ठीक है, अभी कहते हैं मॉडर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जो मॉडर्न फादर है वो कौन है? मॉडर्न फादर है हमारे लुईस पैस्चर। पूरा लिख दूं? मॉडर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है बेटा? लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। लुईस पैस्चर कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी, है ना। इट इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। एंड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है कौन? आपके एडवर्ड जेनर। मॉडर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? आपके लुईस पैस्चर जी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का, तो बेसिकली टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स है। टाइप्स में हमारे पास दो टाइप है, एक तो इनेट और एक अक्वायर्ड। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक तो इनेट लिख देती हूं मैं, एक तो इनेट और दूसरा है अक्वायर्ड। देखिएगा, तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट और अक्वायर्ड, है ना। अब सुनो, इनेट को हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक। तो एक्वायर्ड को क्या बोलेंगे हम? नॉन स्पेसिफिक का उल्टा, दैट इज स्पेसिफिक। एक्वायर्ड को हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, देन जो इनेट है उसे हम नेचुरल भी कहते हैं, और जो अक्वायर्ड है उसे हम, नेचुरल का ऑपोजिट विल बी अडेप्टिव, है ना, अडेप्टिव भी कहते हैं।
तो बेसिकली बच्चों यू हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट को हम क्या बोलते हैं? इन्नेट को हम नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं और हम नेचुरल बोल रहे हैं, एंड जो एक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? अडैप्टिव या स्पेसिफिक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो इम्यूनिटी मतलब the ability to fight with diseases. So basically you have two types of immunity बच्चों, you have two types of immunity. आपका 2 टाइप्स का इम्यूनिटी होता है, कौन कौन? innate and acquired. बच्चों नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ये भी पता होना चाहिए कि जो innate होता है इट इज नॉन स्पेसिफिक। कितनी बार ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में बच्चों। सो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। इन्नेट को हम नॉन स्पेसिफिक और नेचुरली बोलते हैं, एंड एक्वायर्ड को हम स्पेसिफिक एंड अडैप्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब इन्नेट मतलब होता है बाय बर्थ। जो चीजें हमारे पास बाय बर्थ है और वो हमें बाय बर्थ प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज इन्नेट। और एक्वायर्ड वो होता है जो जब कोई पैथोजन आप पे अटैक करता है उसके बाद जो आपके अंदर डेवलप होता है, दैट इज एक्वायर्ड। मतलब जो आप अपने जीवन काल में एक्वायर करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। बोलते हैं ना जो बाय बर्थ मिला है दैट इज इन्नेट। जैसे स्किन है तो स्किन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, नहीं कोई भी बैक्टीरिया ऐसे स्किन की तो नहीं घुस सकता ना आपके अंदर। तो स्किन इज व्हाट? इट इज इन्नेट, क्योंकि ये बाय बर्थ है ना। और एक्वायर्ड जैसे कि आपने कोई वैक्सीन ले लिया, जैसे पोलियो का वैक्सीन ले लिया, तो फिर पोलियो वायरस आपको डिजीज कॉज नहीं कर सकता, तो वो एक्वायर्ड है जो आपने अपने जीवन काल में लिया है ना, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना क्लियर हुआ? आगे चले तो अभी बेटा हम इन्नेट की बात करेंगे डिटेल में, है ना। तो इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर्स, तो कुछ पॉइंटर्स आई वांट कि आप लिख लें अबाउट इन्नेट। तो इन्नेट जो होता है दैट इज बाय बर्थ, प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, इनबॉर्न। और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कोई भी फॉरेन के लिए, है ना, मतलब इसके लिए सब इक्वल है, बस फॉरेन वाला फॉरेन है, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा, है ना। तो बेसिकली ये हमें अपने मदर से मिला है थ्रू प्लेसेंटा, है ना, वो भी आप बोल सकते हैं। तो इन्नेट में लिख लिया प्रेजेंट सिंस बर्थ, इनबॉर्न, है ना। अब इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स हैं, है ना। क्या है 4 बैरियर्स? एक तो फिजिकल, देन फिजियोलॉजिकल, देन सेल्यूलर एंड देन साइटोकाइन। ठीक है, फिजिकल बैरियर याद करिए, इन्नेट के जो चारों डिस्प्ले हो रहे हैं, इन्नेट के आपके 4 बैरियर्स है। लर्न करते चलो, इम्यूनिटी बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके। लर्न करते चलो मेरे साथ साथ कि जो आपका बैरियर्स है, इसके 4 बैरियर्स है, कौन कौन बोलिए? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, देन सेल्यूलर एंड साइटोकाइन। दिख रहा है प्रॉपर्ली? 4 बैरियर्स है, कौन कौन? फिजिकल, देन फिजियोलॉजिकल, देन सेल्यूलर एंड साइटोकाइन। अब फिजिकल मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकल मतलब फिजिकल बैरियर मतलब एनाटॉमिकल बैरियर। तो फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल में जैसे आ जाएगा आपका एग्जाम्पल स्किन, ठीक है। तो स्किन क्या करता है? स्किन प्रिवेंट्स यू कि कोई भी माइक्रोब स्किन से अंदर नहीं जाता, तो फिजिकल में आ गया स्किन, ठीक है। देन दूसरा इसमें आ सकता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। आपका जो पूरा GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, एंड देन आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहां सब पे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस एपिथेलियम है। तो कोई भी अगर माइक्रोब आता है तो वो एंगल्फ कर लेता है, चिपका लेता है उसको अपने साथ, ठीक है, और ट्रैप कर लेता है और फिर इनसाइड नहीं जाने देता। तो फिजिकल बैरियर्स हो गए ऐसे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। देन आते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल पे। फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो इसमें आता है एक तो आपकी सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस माने तो जैसे कि ऑयल, स्वेट, जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करता है, देन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली वो स्वेट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑयल है, मतलब ये सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करता है, स्वेट होता है, तो इसमें बैक्टीरियोसिडल एंड स्टैटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करने की एबिलिटी रखते हैं,
ठीक है, माइक्रोब्स को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये आपका इम्यूनिटी सिक्रीट करवाता है ताकि कोई माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर ना आए, आप में इन्फेक्शन कॉज ना करे। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेटा दूसरा है आपका सेरुमेन। सेरुमेन मतलब नहीं पता है? ईयरवैक्स, ऐसे कान आप लोग खुजलते हो तो कुछ निकलता है ना, ईयरवैक्स, दैट इज नोन एज सेरुमेन, ईयरवैक्स। तो सेरुमेन भी जो है ये बेसिकली ये सिक्रीशन है ताकि कोई इंसेक्ट, कोई भी माइक्रोब कान के थ्रू आपके अंदर ना जाए। आया बात समझ में? जो सीरुमेन है वो भी एक प्रकार का इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, एक बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर, माइक्रोब अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेटा आप लिख सकते हैं आपका HCl ऑफ स्टमक, है ना, HCl ऑफ स्टमक। तो जो HCl होता है स्टमक का, उसका pH होता है 1.8। तो अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई माइक्रोब आ गया है, तो इस एसिडिटी में क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, है ना। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो HCl ऑफ स्टमक लिखा। तो फिजिकल में बच्चों हमने क्या देखा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देन फिजियोलॉजिकल में हमने देखा बॉडी सिक्रीशन, जो ऑयल स्वेट होता है ना। देन सीरुमेन देखा एंड देन HCl ऑफ स्टमक देखा। फाइन। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो सलाइवा है, सलाइवा, इसे कैसे भूल गई मैं। फिजियोलॉजिकल में सलाइवा में होते हैं लाइजोजाइम। सलाइवा में क्या होता है, लाइजोजाइम। सलाइवा में क्या होता है, लाइजोजाइम। इवन टीयर्स, आंसू में, टीयर्स में भी लाइजोजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइजोजाइम है, इवन सेबेशियस ग्लैंड में भी थोड़े अमाउंट में लाइजोजाइम होता है। तो दिस लाइजोजाइम हैज द एबिलिटी टू किल द माइक्रोब। आपके सलाइवा में है, ठीक है। तो आप कुछ खा रहे हैं एंड वो समझो अगर फूड पॉइजनिंग वाला बैक्टीरिया कुछ है, तो वो आपका सलाइवा जो आप जब प्रॉपर्ली मिल से खाएंगे तो सलाइवा सिक्रीट होगा एंड लाइजोजाइम जो है वो इट हैज द एबिलिटी टू किल द माइक्रोब। तो आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी एंड ऐसा होता है। ठीक है, आपने कितनी बार देखा होगा, आप और आपकी फ्रेंड दोनों एक ही लारी में पानी पूरी खा रहे हैं, एक को टाइफाइड हो जाएगा और एक को नहीं, मतलब आपको नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है ना। तो बेसिकली स्ट्रांग होना, स्ट्रांग नहीं होना क्या होता है, ये आपकी जो सिक्रीशंस है, इट हैज द एबिलिटी टू किल और नॉट, दैट्स द थिंग। क्लियर हो गया? तो फिजियोलॉजिकल में हमने क्या देख लिया, बॉडी सिक्रीशन देखा, सीरुमेन देखा, HCl देखा, देन सलाइवा, टीयर्स, इसमें क्या होता है आपके लाइजोजाइम होते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं बच्चों सेलुलर बैरियर की। सेलुलर बैरियर में अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स में मेनली होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स एक सेल है, WBC का एक सेल होता है ना, एंड इट हैज द एबिलिटी टू एंगल्फ द बैक्टीरिया एंड देन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, WBC है समझो, है ना। तो आपके ब्लड में आपका RBC भी होता है, WBC भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, है ना। एंड हमें पता है WBC जो है वो आपका किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है ना। इट हेल्प यू टू फाइट विद द इन्फेक्शंस। अब WBC की भी बच्चों बहुत टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक है न्यूट्रोफिल्स। WBC के एक टाइप में कौन है, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स जैसे जब है, मतलब आपकी बॉडी में है बेसिकली, तो एक WBC है, न्यूट्रोफिल जो है वो आपके ऐसे समझो ब्लड कैपिलरी में ऐसे बह रहा है, एंड देन ब्लड कैपिलरी से वो बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडेसिस बाहर निकलेगा। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी से डायबिटीज से बाहर निकलेगा एंड जो आपका माइक्रोब है उसे एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स बेसिकली आपको हेल्प करता है किसमें, टू फाइट विद द फॉरेन माइक्रोब। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का समझ में आ गया। देन बेटा एक होता है मैक्रोफेजेस। अब आप बोलेंगे मैम मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, तो फिर से
आपका जो WBC है, मुझे लगता है बताना ही पड़ेगा आपको WBC का चार्ट। चलो मैं यहाँ पे WBC का चार्ट बनाती हूँ, आप लोग साथ में बना लीजिए, है ना। तो WBC बेटा दो टाइप का होता है, अ ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अब जो अग्रैनुलोसाइट है ये दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब ये मोनोसाइट जो होते हैं ना बेटा, ये ब्लड स्ट्रीम में घूमते हैं एंड देन ये किसी ऑर्गन पे रेस्ट करने लगते हैं, एंड तब हम इन्हें क्या बोलते हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तब हम इन्हें बोलते हैं मैक्रोफेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर, मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर को हम क्या बोलते हैं, कफर सेल, KUPFFER, कफर सेल। देन इफ आई टॉक अबाउट लंग का, तो मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स को हम बोलते हैं डस्ट सेल, ठीक है। मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स नोन एज डस्ट सेल्स। तो बेसिकली मैक्रोफेजेस वो सेल्स है जो क्या करते हैं, इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू एंगल्फ द बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। इट हैज द एबिलिटी टू एंगल्फ द माइक्रोब एंड डिस्ट्रॉय इट। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब कफर सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, एकदम बैठे हैं भाई, लीवर के अंदर कोई माइक्रोब को हम जाने नहीं देंगे, जब तक जाना है हम लड़ेंगे, वैसा। तो कफर सेल्स क्या करते हैं, बैठे रहते हैं एंड देन कोई भी माइक्रोब को अंदर नहीं जान देते। ऑन द सेम तरीके से जो डस्ट सेल्स हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना बच्चा, ये कैसे बनते हैं, मोनोसाइट्स इनके क्या प्रिकर्सर है, लाइक मोनोसाइट ही मॉडिफाई होके जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे सेटल हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उन्हें हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो WBC है उसमें जो मोनोसाइट्स है वही क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं। अच्छा, अब फिर ये था कि ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप कौन है बच्चा, तो ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप हैं आपके, न्यूट्रोफिल्स, जो ये बताया था मैंने आपको, है ना, दिस वन, न्यूट्रोफिल्स, है ना, जो डायबिटीज प्रोसेस से ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलते हैं, माइक्रोब को एंगल्फ कर लेते हैं, है ना। तो न्यूट्रोफिल्स हो गया, देन बेसोफिल्स हो गया, एंड देन एसिडोफिल्स। तो बच्ची WBC का छोटा सा चार्ट है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि WBC ना 2 टाइप के होते हैं। WBC आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप बच्चों, WBC के 2 टाइप कौन से हैं, WBC के 2 टाइप है, अग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है, तो उसे हम एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स हैं तो ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, एंड ग्रेन्यूल्स होने की वजह से दे हैज द एबिलिटी टू टेक अप द स्टेन। तभी है ना जो बेसोफिल्स है वो बेसिक स्टेन लेते हैं, एस्टोफिल्स इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो एस्टिक स्टेन लेते हैं, ठीक है। अब एक ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, एंड मोनोसाइट ही आगे जाके क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं। एंड मैक्रोफेजेस क्या है, अ टाइप of cell which provide you cellular barrier, ठीक है। और फिर आपका जो ग्रैनुलोसाइट है उसमें है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एस्टोफिल्स। एंड न्यूट्रोफिल्स बच्चों वो सेल्स है जो आपको जब इन्फेक्शन होगा ना बॉडी में, तो सबसे पहले यही जाएंगे एंड ब्लड स्ट्रीम से निकल के बाय द प्रोसेस ऑफ डायबिटीज जो भी माइक्रोब है उसे एंगल्फ कर लेंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है अपना 4th बैरियर इज साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है बच्चे, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, है ना। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है, सिक्रीट्स इंटरफेरॉन। एंड ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये गाइड कर देता है दूसरे नेबरिंग सेल्स को कि भाई यहाँ पे वायरस इन्फेक्शन हुआ है, तो प्रिवेंट करता है नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरस इन्फेक्शन।
क्लियर हुआ ये बात? तो साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है बच्चों, एक तरह का प्रोटीन है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरफेरॉन क्या है भाई, बायोमोलिक्यूलर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है, तो इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन प्रोटीन है। कौन बनाता है ये, वायरस इन्फेक्टेड सेल। आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया, उसने एक सेल को इन्फेक्ट किया, तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है इट इज गोइंग टू सिक्रीट, इट इज गोइंग टू रिलीज अ प्रोटीन नोन एज इंटरफेरॉन। ठीक है, वो सेल इन्फेक्टेड सेल क्या करेगी, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो रिलीज करेगी बच्चों एक प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफेरॉन। एंड क्या होगा, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, है ना। कॉल्ड लिखा, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन which protect non-infected cell फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों आपका जो इन्नेट इम्यूनिटी है, आपका जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, उसकी ये 4 बैरियर्स है। ध्यान से याद रखना, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन, दिस 4 बैरियर्स है आपके इन्नेट के। याद रहेगा, इजी है। चले आगे। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो ये याद रखना, इंटरफेरॉन इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, और सलाइवा, टीयर्स, ये सब में लाइसोजाइम होता है ना। तो रोना भी अच्छी बात है, रोते हो आप तो टीयर्स निकलते हैं ना लेक्राइमल ग्लैंड से, तो फिर वो क्या होता है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होगा ना, उसे मार देगा फेस पे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे किसका, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। सी हमने बोला था ना आपको कि इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। तो इनेट हमें बाय बर्थ होता है, और एक्वायर्ड जब कोई माइक्रोब आपको इन्फेक्ट करता है और फिर आपकी जो बॉडी डेवलप करती है, दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, it is the ability of the body itself to fight with the bacteria, virus, protozoan etc. ठीक है, तो acquired after birth ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है ना। ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती है, तो अब कोरोना के लिए वो एंटीबॉडी काम नहीं आएगी जो अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी काम आती है। ठीक है, तो दे आर व्हाट, पैथोजन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये बात भी याद रखना। तो बेसिकली अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये आपको अक्वायर्ड होता है आफ्टर बर्थ, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, और ये प्रेजेंट होता है ओनली इन वर्टिब्रेट्स। अब इसके कुछ क्या है बेटा, फीचर्स हैं। आपकी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इसके क्या है, कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है इट इज स्पेसिफिक, तो हम बोलेंगे इट इज, पहला फीचर हो गया इसका स्पेसिफिसिटी, है ना, बहुत ही स्पेसिफिक है। लाइक इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स, इट हैज द एबिलिटी, स्पेसिफिसिटी मतलब इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ये पता लगा सकता है कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये प्रोटोजोन है, ये हेलमिंथस है, तो इट इज स्पेसिफिक। दूसरा है क्या, दूसरा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब इट हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वास्ट रेंज ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल, है ना। अभी अगर कोई बैक्टीरिया भी है तो उसके भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्मूथ स्ट्रेन भी होता है, रफ स्ट्रेन भी होता है, कोई डिजीज कॉज करता है, कोई डिजीज कॉज नहीं करता। तो बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी सेल्स जो है ये वाइड रेंज ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट कर सकती है। डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। देन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अच्छा भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब इट हैज द एबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, मतलब कौन सी बॉडी खुद की सेल्स है और कौन सा फॉरेन सेल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि खुद की बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है
इम्यून सिस्टम की सेल्स ऐसा नहीं करती कि खुद की बॉडी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर रही है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए फ्रॉम सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज मेमोरी। ये बहुत अच्छी है, मेमोरी, याददाश्त बहुत अच्छी है इसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। कैसे? समझो, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है ना, तो हमारी बॉडी जब फाइट कर रही है तो कुछ सेल्स एज मेमोरी सेल्स क्या होगा, हमारी बॉडी में रहेगा। तो जब दोबारा इन्फेक्शन होगा तो हमारा बॉडी क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो वो फीचर किसमें अवेलेबल है? सिर्फ आपके अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कि भाई इट हैज द एबिलिटी टू कीप अ मेमोरी, है ना। और कुछ कुछ सेल्स तो ऐसी मेमोरी सेल्स होती है जो लाइफ लॉन्ग एवरलास्टिंग रहेगा, जैसे मीजल्स है। तो एक बार आपको मीजल हो गया है तो उसकी मेमोरी सेल्स है ना हमेशा रहेगी आपके पास। तो अगर मीजल का ऑर्गेनिज्म फिर से आपको अटैक करता है तो मीजल्स नहीं होगा, बिकॉज मेमोरी सेल्स तुरंत उसे रिकॉग्नाइज करके फाइट कर लेगी, है ना। फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनिज्म आया तो भाई वो पहचानती है ना, पहचानने के बाद वो अटैक करती है तो टाइम लगता है, बट वो मेमोरी सेल्स रख लेती है फर्स्ट टाइम पे। तो फिर सेकेंड टाइम जब वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत उसे रिकॉग्नाइज करके मारना शुरू कर देती है। फाइन, तो ये आपके फीचर्स हो गए किसके? एक्वायर्ड के, कि स्पेसिफिक डाइवर्सिफाइड डिस्क्रिमिनेशन, हैज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, एंड मेमोरी, याद रखती है, रिटेन्स मेमोरी, है ना। तो आगे समझ में, स्पेसिफिसिटी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश मेनी डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स, मेमोरी रहता है, कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स या सेल्स, राइट। ओके, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स के बारे में बात करती हूं। कौन सी भाई सेल्स है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, है ना। आप लोग ना कौन सेल्स है एंटीबॉडीज बनाता है, कौन क्या करता है, सब बताती हूँ अभी, है ना। तो वही चलो WBC पे। तो WBC पे मैंने आपको दो बताया था, अग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में मैं लिम्फोसाइट बताया था, याद है? लिम्फोसाइट बताया था, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट बताया था ना। अब जो लिम्फोसाइट है ना बेटा, वो दो टाइप का होता है। क्या? बी सेल एंड टी सेल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट में मैंने आपको 4 बैरियर्स बताए, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल किसके आते हैं वो बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो एक्वायर्ड है वो इनेट से बेटर क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है, इट हैज स्पेसिफिक वाली, डाइवर्सिफाइड वाली, मेमोरी वाली एंड डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है उसमें कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है वो हम बात कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल हमें पता है कि WBCs वो सेल्स हैं जो इम्यूनिटी देते हैं, है ना। तो WBC को हमने डिवाइड किया था बच्चों ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट में, ठीक है। वापस बताऊं, WBC को देखो हमने डिवाइड किया किसमें, अग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट में, है ना। अब जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें तो 3 हो गए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्टोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब जो लिम्फोसाइट है बेटा, लिम्फोसाइट अगेन 2 टाइप के होते हैं, बी सेल एंड टी सेल्स, एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट हमारे पास 2 टाइप के हैं, कौन कौन, बी सेल एंड टी सेल, ठीक है। अब ये बी सेल और टी सेल बनते कहाँ हैं, मेच्योर कहाँ होते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आपका जो बी सेल है वो बनता कहाँ है, बोन मैरो में, और डेवलप भी कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इन बोन मैरो, ठीक है। पर टी सेल की कहानी थोड़ी सी अलग है। फॉर्मेशन इन बोन मैरो बट मैच्यूरेशन इन थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्लैंड सुना है ना, थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन बना थाइमोसिन,
आपने 11 में पढ़ा होगा कि थाइमस एक ग्लैंड है विच प्रोड्यूसेस दिस हार्मोन थाइमोसिन, एंड थाइमोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, है ना। तो कहानी समझ में आई बी सेल और टी सेल की, कि बी सेल बनता भी बोन मैरो में, डेवलपमेंट भी, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट दोनों, फॉर्मेशन डेवलपमेंट मतलब मैच्योरेशन सब कहाँ होता है आपका, फॉर्मेशन मैच्योरेशन सब कुछ होता है बोन मैरो में बी सेल का। लेकिन टी सेल बनता तो, फॉर्मेशन तो बेटा टी सेल का बोन मैरो में होता है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है, जो मैच्योरेशन है, वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है। ठीक है। अब जो आपका जो बी सेल होता है बच्चों, बी सेल है ना, बी सेल, अब जो बी सेल होता है ये आपका क्या बोलते हैं, दो में डिफरेंशिएट हो सकता है। इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, मतलब मैकेनिज्म कैसा है कि जो बी लिम्फोसाइट है ये दो तरह का सेल्स बनाता है। एक तो है प्लाज्मा सेल्स, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा बोलेंगे मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल। अब जो प्लाज्मा सेल्स है ये क्या करता है, ये बनाता है एंटीबॉडीज, ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। ठीक है। आपका जो फॉरेन मॉलिक्यूल आया, आपका जो फॉरेन मॉलिक्यूल आया उसके पास क्या है, उसके जो सेल है उस पे एंटीजन है ना, उस एंटीजन पे जो अटैक करेगा वो कौन है, वो एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल। ठीक है, एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक कि बी सेल जो है डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल में। तो बेसिकली अगर बहुत स्पेसिफिक हो जाए तो कौन, प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, या प्लाज्मा सेल्स को हम इफेक्टर बी सेल भी कहते हैं। इफेक्टर बी सेल इसलिए बिकॉज यही वो सेल्स है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आप सोचो प्लाज्मा सेल्स लाइक कितना एंटीबॉडी बना सकता है पर सेकेंड, पर सेकेंड पूछ रही हूं मैं, पर सेकेंड प्लाज्मा सेल 2000 एंटीबॉडीज बना सकता है। सोचिए पर सेकेंड प्लाज्मा सेल जो है वो 2000 एंटीबॉडीज बना सकता है, इतना कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो बी सेल है और टी सेल है ना, ये आपके दो बेसिकली सेल्स है ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसा याद रखिए कि बी सेल और टी सेल आपकी दो सेल्स है ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। एंड जो बी सेल्स है वो बनता भी बोन मैरो में, मैच्योर भी बोन मैरो में ही होता है। फाइन। अब जो बी सेल है उस जब कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आएगा तो बी सेल बेसिकली एक्टिवेट होगा, है ना। बी सेल एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होके वो डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में। एंड प्लाज्मा सेल इज गोइंग टू फॉर्म एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, अब चलिए कहानी सुनते हैं टी सेल की। टी सेल में एक टाइप है आपका, टी सेल में ऐसे लिख देती हूं मैं क्योंकि टी के सेल्स है ना, टी के सेल्स या टी किलर सेल ऐसे लिख देती हूँ पूरा ताकि आपको याद हो जाए ना। किलर टी सेल, क्या नाम है, किलर टी सेल। या साइटोटॉक्सिक टी सेल भी आपको कितनी किताबों में मिल सकता है। तो आपने सुना है ऑर्गन रिजेक्शन कि भाई किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था किसी पर्सन में, लेकिन बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। तो बॉडी कौन सी सेल्स रिजेक्ट करती है, किलर टी सेल्स। इनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं ना ऐसे टी के सेल भी लिख सकती हूँ। ठीक है, पहले एक्चुअली मैं वही लिख रही थी। तो बेसिकली किलर टी सेल कौन होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो ऑर्गन रिजेक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। टीके सेल्स क्या करते हैं, या किलर टी सेल्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन ऑर्गन रिजेक्शन। इसके अलावा वो फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में काम करते हैं ना, दे रिलीज सर्टेन परफोरेंस केमिकल्स, है ना। तो उससे वो जो आपका फॉरेन और मॉलिक्यूल है उसे भी किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, किलर टी सेल्स। तो मेजरली जो नीट में आपको मिल सकता है वो ऑर्गन रिजेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो किलर टी सेल हेल्प इन ऑर्गन रिजेक्शन। फाइन। देन बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे अपन दूसरा टाइप का, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल, ऐसे टी सेल भी लिख सकती हूं।
हेल्पर टी सेल, नाम ही बता रहे, इसका नेचर ना बहुत हेल्पफुल है, इसका नेचर बहुत हेल्पफुल है। अब आप सुनिएगा ध्यान से। हेल्पर टी सेल एक तो मेजॉरिटी है, सबसे ज्यादा नंबर इसका ही होता है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये लिम्फोकाइन सिक्रीट करता है। क्या बनाता है ये? लिम्फोकाइंस। क्या बनाता है ये? लिम्फोकाइंस बनाता है। और क्या क्या करता है ये देखो। जब कोई फॉरेन मॉलिक्यूल बॉडी में आएगा, है ना, सबसे पहले क्या होगा? ये हेल्पर टी सेल ही एक्टिवेट होंगे। अब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होके क्या करेंगे? लिम्फोकाइंस बनाएंगे। अब ये लिम्फोकाइंस जाएंगे बी सेल के पास। जब ये लिम्फोकाइंस बी सेल के पास जाएंगे बच्चों, जब ये लिम्फोकाइंस बी सेल के पास जाएंगे, तभी आपके बी सेल जो है वो डिफरेंशिएट होंगे प्लाज्मा और मेमोरी में, और तभी जाके बेसिकली क्या होगा? ये बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा। ये याद रखना, जब तक टी हेल्पर सेल नहीं बोलेगा, तब तक बी सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। ये बात ध्यान रखना। हेल्पर टी सेल जब क्या होता है? एक्टिवेट होता है किसी फॉरेन मॉलिक्यूल के आने की वजह से। जब भी हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होंगे किसी फॉरेन मॉलिक्यूल के आने की वजह से, तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा? लिम्फोकाइन सिक्रीट करेगा। दिस लिम्फोकाइंस इज गोइंग टू एक्टिवेट बी सेल, और फिर बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगी। बच्चों इसलिए क्या होता है? एड्स याद है सबको? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स में हम क्या बोलते हैं कि एड्स में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। यही कहते हैं हम कि एड्स में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और एक बच्चों नीट का क्वेश्चन है कि कौन से सेल्स का नंबर सबसे कम हो जाता है? तो उसका आंसर था टी हेल्पर सेल का, है ना। टी हेल्पर सेल का नंबर एड्स पेशेंट में बहुत कम हो जाता है। अब टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो गया तो लिम्फोकाइंस नहीं बनेगा। अब लिम्फोकाइंस नहीं बनेगा बेटा, तो आपका जो ये बी सेल है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। इसलिए जो एड्स पेशेंट होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, जो एड्स पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है एंड दे बिकम ससेप्टेबल एंड प्रोन टू वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। आई बात समझ में? तो टी हेल्पर सेल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल लिम्फोकाइंस बनाते हैं बच्चों, एंड ये लिम्फोकाइंस ही एक्टिवेट करते हैं किसको? आपके बी सेल को क्या करने के लिए? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। इसके अलावा जो हेल्पर टी सेल है वो और क्या करता है? दूसरे टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है कि भाई तुम काम करो। लाइक किलर टी सेल को ही बोलेगा वो, सप्रेसर टी सेल को ही बोलेगा वो कि भाई तुम काम करो। ओके, एंड नेक्स्ट काम जो है इसका अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। जो लास्ट काम है हेल्पर टी सेल का, वो क्या करता है? अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। ठीक है, दूसरा टी सेल है हमारे पास सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर में डबल पी तो आता है, हाँ, सप्रेसर टी सेल। अभी सप्रेसर टी सेल क्यों जरूरी है? बिकॉज सप्रेसर टी सेल क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं टी किलर सेल्स को कि भाई तू ज्यादा नंबर में मत बनना, है ना। दे सप्रेसेस द एक्टिविटी, ठीक है, और प्रिवेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन बॉडी सेल्स। क्योंकि अगर कोई भी टी सेल्स ज्यादा बन जाएंगे तो वो खुद की बॉडी की सेल्स को ना मारने लगे, तो इसलिए सप्रेसर टी सेल्स रेगुलेशन का काम करते हैं, रेगुलेटरी सेल्स बोल सकते हैं हम इनको। एंड लास्ट में आएगा आपका मेमोरी टी सेल्स। इनका तो जिंदगी मतलब कैसा होता है कि लाइफ टाइम वाला ही होता है। ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये बच्चा क्या हो गया आपका? अक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स। ये हो गया आपके अक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स। बच्चों ये जो एक पेज है ना अभी, ये बहुत काम का है। ये नीट में बच्चों आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि भाई जो लिम्फोसाइट होता है वो दो टाइप का होता है, बी सेल एंड टी सेल। आपको जो बी सेल है वो एंटीबॉडीज बनाता है ना, और जो आपका टी सेल है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
किलर टी सेल, या किलर टी सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। किलर टी सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं। टी हेल्पर सेल, भाई ये तो बहुत ही जरूरी है, टी हेल्पर सेल, है ना। और एड्स, ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए कि एड्स में बेसिकली टी हेल्पर सेल का नंबर जो है वो कम हो जाता है। फाइन। सो बच्चों, हमने देख लिया कि कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है अक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो क्या था बच्चों, सी इम्यूनिटी के दो टाइप्स थे, इनेट एंड अक्वायर्ड। अब क्या है बच्चों, अक्वायर्ड इम्यूनिटी के आपके दो टाइप्स है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। आपके अक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब बच्चों क्या होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, तो समझिए बच्चों, एक्टिव में क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप बाय आवर ओन सेल, ठीक है। समझो आपको कोई फॉरेन मॉलिक्यूल इन्फेक्ट किया एंड आपकी खुद की बॉडी की सेल्स उससे फाइट कर रही है, दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप इन अदर वर्टिब्रेट्स एंड इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, मतलब कि बाहर से हम लोग अगर एंटीबॉडीज ले रहे हैं, दैट कम्स अंडर पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, बाहर से हम लोग बच्चा एंटीबॉडीज ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, है ना। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर हम ले रहे होते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज योर पैसिव इम्यूनिटी। फिर एक्टिव में चले, टेक्स टाइम टू डेवलप इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम लगता है एक्टिव में, और पैसिव में तुरंत रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स इज फास्टर। देन जो एक्टिव है स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड, एंड जो पैसिव है ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, लाइक ATS फॉर टेटनस, तो उसका वैलिड पीरियड कितना होता है, 6 months, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल, इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू नेचुरल एक्सपोजर टू एंटीजन और बाय वैक्सीनेशन। अब आप बोलेंगे वैक्सीनेशन कैसे एक्टिव, बच्चों वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीन में हम किल्ड या एट्यूनेटेड मतलब वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग एंटीबॉडीज नहीं ले रहे हैं वैक्सीन में। वैक्सीन में क्या हो रहा है बच्चा लोग, वैक्सीन मतलब क्या कि हम लोग डेड या वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब ले रहे हैं। फिर वो माइक्रोब जब हमारी बॉडी के अंदर गया बेसिकली, तो हमारा इम्यून सिस्टम को हम बेवकूफ बना रहे थ्रू वैक्सीन, है ना। आपने वैक्सीन लिया, आपने जो वैक्सीन लिया वो किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब था, लेकिन हमारी बॉडी को नहीं पता, हमारी बी सेल्स को नहीं पता, हमारी टी सेल्स को नहीं पता कि वो किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, है ना, एंटीबॉडीज बनाएगा, और कुछ एंटीबॉडीज एज मेमोरी सेल्स रह जाएगी। और जब सच में वो अगर ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्ट करता है तो मेमोरी सेल तुरंत से उसे रिकॉग्नाइज करके मार देगा, ठीक है। तो दैट इज एक्टिव। और पैसिव मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, है ना, कुछ भी ऐसा हो गया, या आपको स्नेक ने काट दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्नेक ने काट दिया, स्नेक वेनम नहीं करे तो आपको एंटी वेनम लेना पड़ेगा, तब आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लोगे, है ना, दैट कम्स अंडर पैसिव। तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट आएगा, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसका पैसिव का बच्चों एग्जाम्पल देख लो, इम्यूनिटी जो रहता है टू इन्फेंट्स इन कोलेस्ट्रम, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो होता है मदर्स मिल्क इनिशियल डेज का, उसमें IgA एंटीबॉडीज होता है, तो वो एंटीबॉडी जो है हमें डायरेक्टली फ्रॉम मम्मी मिल गई ना, तो वो प्री फॉर्म्ड ही आएगी, तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। एंड टेटनस एंटीटॉक्सिन ये सब, तो ये किस में आता है, पैसिव में आता है। समझ में आया एक्टिव और पैसिव, क्लियर हुआ, एक्टिव और पैसिव मतलब क्लियर हुआ। चलिए, अब जो एक्टिव है ना, वो दो टाइप का होता है, क्या, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। सी
acquired immunities of two type, active and passive. जो एक्टिव है वो दो टाइप का है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. यू कैन से नेचुरल, एक्टिव, आर्टिफिशियल. नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, फिर से इम्यूनिटी का दो टाइप बताया मैंने आपको, इनेट एंड अक्वायर्ड. फिर अक्वायर्ड में मैंने आपको सेल्स बताए थे, है ना, वो सेल्स ऑफ थे, बी सेल एंड टी सेल. फिर मैंने आपको बोला कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप का होता है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. अब मैं बोल रही हूं एक्टिव दो टाइप का है. एक्टिव दो टाइप का है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो ऐसा हो गया नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो अब नेचुरल मतलब क्या? अब आप बोलेंगे नेचुरल क्या है, नेचुरल, एक्टिव. तो बहुत ही सिंपल सा है, आप नोट डाउन कर लीजिए. नेचुरल मतलब जो आपको इन्फेक्शन हुआ है ना, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ. जैसे एग्जाम्पल मीजल्स लिख लीजिए. इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं मीजल्स का. इसका जो एग्जाम्पल है आप लिख सकते हैं मीजल्स का. तो अगर किसी इंसान को मीजल हुआ है ना, तो उसको फिर नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में डेवलप हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या हुआ, लाइक पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो आपके अंदर आया. पैथोजन, बैक्टीरिया जो भी है वो आपके अंदर आया. फाइन. अब आपके अंदर आने के बाद क्या हुआ, आपका जो बी सेल, टी सेल जो एक्टिवेशन हुआ बेसिकली, है ना, कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए, फिर टी हेल्पर सेल ने बी सेल को एक्टिवेट कराया, एंटीबॉडीज बनी, वो पूरा जो मैकेनिज्म है अपने आप चल रहा है, दैट कम्स अंडर नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब आर्टिफिशियल क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल में बच्चा आपका आता है वैक्सीन्स, है ना. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया वैक्सीन. जो आप वैक्सीन ले रहे हैं, जैसे पोलियो का सॉल्व वैक्सीन, ये सब हो गया. तो ये आप जो या बीसीजी हो गया फॉर ट्यूबरक्लोसिस, है ना, टीबी के लिए बीसीजी लिया था ना, ट्यूबरक्लोसिस. तो ये सब जो आपकी वैक्सीन से, ये प्री फॉर्म्ड किल्ड एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब होता है. तो जब आप इनको ले रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज आर्टिफिशियल. मतलब ऐसे आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, बट आपका बॉडी एंटीबॉडी खुद बना रहा है, बट जो आपने लिया है वो आर्टिफिशियल इसलिए हो गया बिकॉज जो माइक्रोब है ना वो आर्टिफिशियल है. माइक्रोब असली का नहीं है, मतलब वैसे असली है बट वो किल्ड फॉर्म है. मतलब इस फॉर्म में है वो कि वो आप में डिजीज नहीं कॉज कर सकता. वो पैथोजन है जो पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं कर सकता, आप में डिजीज कॉज नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं आर्टिफिशियल. लेकिन एक्टिव इसलिए हुआ बिकॉज आपकी बॉडी उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, वो एज मेमोरी सेल स्टोर रहेगा, है ना. एंड जब सच में लाइक ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसका आपने बीसीजी वैक्सीन ले लिया. अब जब सच में इसका बैक्टीरिया आएगा तो फिर क्या होगा, आपकी जो मेमोरी सेल्स है उसे रिकॉग्नाइज करके फाइट कर लेगी. आगे बात समझ में? तो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. आई होप आई एम क्लियर टू यू. ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव का. अब पैसिव भी दो टाइप का है. हाँ जी, पैसिव के भी दो टाइप है. क्या टाइप? वही दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. बट ऐसे है, नेचुरल, पैसिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, देन आर्टिफिशियल, पैसिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब नेचुरल पैसिव में तो क्या आता है, लाइक इट रिजल्ट थ्रू नेचुरल ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज. नेचुरली एंटीबॉडीज ट्रांसफर हुआ है. तो भाई इसका एग्जाम्पल तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, हमारी मम्मी, है ना. इसका एग्जाम्पल इज कोलेस्ट्रम. इसका एग्जाम्पल आप कोलेस्ट्रम ले सकते हैं. अब बच्चों, नीट का क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम में बेसिकली कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इट इज IgA. ये बात याद रखना. कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो लिख लीजिए, कोलेस्ट्रम में होता है IgA. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नीट का क्वेश्चन है. कोलेस्ट्रम क्या है? इट इज नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम इज नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी.
इसका मतलब कि जो एंटीबॉडीज है वो नेचुरली ट्रांसफर हुआ है। तो बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल वो कोलेस्ट्रम है, और कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, स्टार स्टार बना के लिख लो, IgA। कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होता है, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एक तो ये बात, और दूसरी बात मतलब नेचुरली मिलता है। तो जब हम डेवलप हो रहे थे ना, मतलब फीटस स्टेज में थे, तो प्लासेंटा को भी एक एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है, ठीक है, तो वो है IgG, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लासेंटा के थ्रू आता है वो भी नेचुरल में ही आता है, तो थ्रू प्लासेंटा लिख दिया मैंने। तो कौन सा है वो, IgG। 5 तरह की एंटीबॉडी होती है ना, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। इसमें से केवल IgG ही प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो मदर टू फीटस जो नेचुरली एक तो कोलेस्ट्रम के थ्रू जाता है वो IgA है, देन प्लासेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी जाता है फ्रॉम मदर टू फीटस, प्लासेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी जाता है फ्रॉम मदर टू फीटस वो कौन है, वो है IgG, दैट इज IgG। समझ में आ गया। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी है बच्चों, IgA। ये नीट का क्वेश्चन है, आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, IgA, और प्लासेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, दैट इज IgG। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब आपको कुछ हो गया उसके बाद प्री फॉर्म एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, लाइक स्नेक बाइट, है ना। इसका एग्जाम्पल आ गया स्नेक बाइट, या एक्सीडेंट हो गया तो टेटनस का देना पड़ा, ATS, है ना, ATS फॉर टेटानस। तो ये सब किस में आता है, आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में। क्लियर। सी, आपके जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब जब आपकी एंटीबॉडीज आपकी खुद की बॉडी बना रही है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी ले रहे हो, ठीक है। अब एक्टिव फिर से 2 टाइप का बताया मैंने आपको, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या हुआ कि जब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जब पैथोजन आपको अटैक करता है तब आपका खुद का बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है। जब कोई पैथोजन आपको अटैक कर रहा है तो आपका खुद का बॉडी क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। दैट कम्स अंडर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। अब अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं, है ना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का आपने वैक्सीन ले लिया, या टाइफाइड का आपने वैक्सीन ले लिया, कोई भी आपने XYZ वैक्सीन लिया है, तो वैक्सीन में क्या होता है, हम किल्ड या डेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब ले रहे हैं। तो वो माइक्रोब जब आपकी बॉडी के अंदर गया तो बॉडी को लगता है कि भाई पैथोजन आया है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, राइट। तो दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ लेट्स कम टू पैसिव। पैसिव में हम क्या करते हैं, वी टेक प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो here we also have 2 types, that is natural and artificial. Okay, so natural passive acquired immunity is the one in which आप naturally antibodies आपकी बॉडी में आ रहा है, that can be उसका सोर्स सिर्फ हमारी माँ हो सकती है ना, सिवाय माँ के कोई कुछ नहीं देता फ्री में। ओके, सो बेसिकली जो हमें मम्मी से मिला है, तो एक तो प्लासेंटा के थ्रू दैट इज IgG, और एक कोलेस्ट्रम के थ्रू दैट इज IgA। फाइन। देन पैसिव में ही है आर्टिफिशियल, कि आप आर्टिफिशियली ले रहे हो। अगर जैसे समझो एक्सीडेंट हो गया तब आप टेटनस का इंजेक्शन ले रहे हैं, तब ATS दिया जाता है। तो दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। आई होप इम्यून सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, हाँ? सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इम्यून सिस्टम के आप लोग। ओके ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो बच्चों, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एक तो है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एंड एक होता है सेल मीडिएटेड, ठीक है। एक है ह्यूमरल और एक है सेल मीडिएटेड। अब ह्यूमरल मतलब क्या होता है?
ह्यूमोरल मतलब इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी फ्लूइड. Body fluid is blood and lymph, right? It is produced by B lymphocyte in response to antigen. Humoral immunity आपको कौन देता है? तो बच्चों याद रखना, it is B lymphocyte. Humoral immunity आपको कौन देता है? बच्चों B lymphocyte आपको देता है humoral immunity. It is produced by B lymphocyte. आपको sorry, आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी देने वाला कौन है? इट इज बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट आपको क्या करेगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी देगा. ठीक है, बी लिम्फोसाइट इज गोइंग टू गिव यू ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, ओके. एंटीबॉडीज को हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या? इम्यूनोग्लोबिन्स. एंड हमारे पास 5 तरह की इम्यूनोग्लोबिन्स है. कौन कौन? IgA, IgD, IgE, IgM and IgG. We have 5 types of immunoglobulins. क्या क्या? IgA, DEMG. याद रहेगा? 5 टाइप के आपके पास क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है. तो ह्यूमोरल कौन देता है आपको? बी लिम्फोसाइट. हमें पता है ना, सेल्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने देखा था कि बी सेल्स जो है वो क्या करते हैं? बी सेल्स क्या कर रहे हैं बच्चों? बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, राइट? तो अब चलिए हम बात करते हैं एंटीबॉडी की. इतना बोल रहे हैं कब से एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी. तो भाई एंटीबॉडी है क्या आखिर, है ना? तो इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. अच्छा, held together in the form of Y. Okay. Tips of upper 2 arms bind to antigen and forms antigen antibody complex. 2 chains are long, 2 heavy और 2 chains are light. फिर so the antibody refers to H2L2. सारे आपकी नीचे क्वेश्चन है क्या? कि शेप कैसा होता है? Y शेप. फॉर्मूला क्या है? H2L2. ठीक है, देखो दिख रहा है स्ट्रक्चर? ओके, अब समझाती हूं. 1 2 3 4 क्या हो गए? 4 पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, तो जो एंटीबॉडी है किसका बना हुआ है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड. मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ग्लाइकोप्रोटीन है. ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड का है. देन ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? ये है लाइट चेन. तो इट हैज 2 लाइट चेन. एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन. फिर ये दिख रहा है, ये क्या हो गया? हैवी चेन. तो इट हैज 2 हैवी चेन, है ना? 2 शॉर्ट है, 2 बड़ी है. तो फॉर्मूला क्या हो गया? H2L2. 2 हैवी 2 लाइट. 2 हैवी है 2 लाइट है ना? शेप कैसा है इसका? देखो ऐसे करके. तो इट इज Y shaped. शेप कैसा है? इट इज Y shaped. तो एंटीबॉडी जो है बच्चा क्या है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. एंटीबॉडी क्या है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड का. जो एंटीबॉडी है वो बना हुआ है किसका? एंटीबॉडी बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड का. एंटीबॉडी जो है वो क्या है? बना हुआ है किसका बच्चों? एंटीबॉडी जो है वो बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड का. ठीक है, एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड. देन 2 हैवी 2 लाइट. 2 हैवी 2 लाइट. दैट इज H2L2. शेप Y शेप. क्लियर हो गया? हाँ, ओके. अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहां पे, ये वो साइट है जहां पे कोई भी एंटीजन बाइंड करेगा. इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैराटॉप. इसे क्या बोलते हैं हम? पैराटॉप.
पैराटॉप, एंटीबॉडी का वो पार्ट, एंटीबॉडी का वो पार्ट जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा, दैट इज पैराटॉप। क्या है वो? पैराटॉप। ठीक है, अब देखो, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज पैराटॉप। द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी, लिख लो, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज पैराटॉप। ठीक है, अब जो ये रीजन दिख रहा है, ये वाला जो थोड़ा सा क्या है आपका टिल्टेड है, होल्डिंग द आर्म स्टेम ऑफ एंटीबॉडी, इट इज नोन एज हिंज। इसे क्या बोलते हैं? इसे हिंज बोलते हैं। ठीक है, अब एक एंटीबॉडी पे कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं? डायग्राम में देखो, एक एंटीबॉडी पे कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं? 2, है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो क्या है? ये बाईवेलेंट है, इस वजह से क्या है? ये बाईवेलेंट है। इट हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, इट हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट। इट हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाईवेलेंट। क्लियर हुआ ये बात? ओके, अब सुनो, पैराटॉप लिखा है सबने? पैराटॉप क्या होता है लिख लिया ना? एंटीबॉडी का वो रीजन जहां पे एंटीजन बाइंड होगा, दैट इज नोन एज पैराटॉप। ठीक है, और एक एंटीबॉडी पे 2 एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बाईवेलेंट। अब देखो, ये जो कलर्स डिफरेंशिएटेड है वो क्यों है, वो समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, लाइट चेन दिख रहा है आपको? लाइट चेन, लाइट चेन में देखो कि ये येलो वाला मार्क है, देन ये है ना? अब जो ये येलो वाला मार्क है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन। फिर ये जो है यहां सेम है, यहां पे भी जो हैवी चेन है, वहां पे भी जो ये ब्लू वाला है, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल रीजन। सेम। अब जो ये बड़ा वाला, जैसे ये वाला ऑरेंज वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो रेड सा है, और ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन। ऐसा क्यों हुआ? सी, आपका डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? आपके फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन होते हैं, तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम बोलते हैं कि एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। अभी जो वेरिएबल रीजन है ना, ये जो वेरिएबल रीजन है, एक्चुअली ये क्या होता है? ये वेरी करता है सब में, ये वेरिएबल रीजन वेरी करता है। एंड बिकॉज यहीं पे क्या आपका पैराटॉप है, तो पैराटॉप बाइंड करेगा किससे? आपके एंटीजन के एपिटॉप से। अब पैराटॉप जो है वो एंटीजन है, उसके पास भी क्या होता है? एंटीजन। जैसे समझो ये आपका कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है ना? ये आपका फॉरेन मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एंटीजन है, और एंटीजन जो है इट हैज स्पेसिफिक एपिटोप। अब आपका जो पैराटॉप है, आपका जो पैराटॉप, डार्क कलर से लिखो ना बच्चा, लाइट लग रहा ना बहुत, रुको। ये आपका समझो कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर क्या है? ये एंटीजन है। अभी एंटीजन का वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा? एपिटोप। एपिटोप रिकॉग्नाइज करेगा, और इसी एपिटोप से आपका एंटीबॉडी का क्या होगा? पैराटॉप जो है वो बाइंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पे क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, और फिर एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडीज हमने पता है कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं,
है ना। अब जो एंटीबॉडी आपके टाइफाइड के बेटे को मारेगा, वो एंटीबॉडी किसी दूसरे, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी को नहीं मार सकता। एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन सारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो यही है भाई, H2L2, Y शेप, लाइट चेन, हैवी चेन, फिर H2L2 हो गया। देखिए कांस्टेंट रीजन है, पर जो वेरिएबल रीजन है जहां पे पैराटॉप है, ये वेरी करता है। ये वेरी करने की वजह से क्या ये लोग स्पेसिफिक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये सब जो रीजन है ये क्या है एक्चुअली, दे आर व्हाट, दे आर अमीनो एसिड्स। ये जो पूरा ऐसे चेन बना है ना, ऐसे जो चेन बना है, तो ये जो है ये सब क्या है, ये सब अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। और जो लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे जुड़े हुए हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये जो लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे, थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। लाइट चेन और हैवी चेन बच्चों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, सी अब देखो ये जो आपका वेरिएबल रीजन है वो बना हुआ है किससे, अमीनो एसिड से। तो बेसिकली जो लाइट चेन है वो बना हुआ है टोटल 214 अमीनो एसिड से। लाइट चेन जो है वो बना हुआ है 214 अमीनो एसिड से बच्चों। आपका जो लाइट चेन है वो बना हुआ है कितना, 214 अमीनो एसिड से। उसमें से जो वेरिएबल रीजन है उसमें होता है 1 to 108। वेरिएबल रीजन में होता है 1 से लेके 108 अमीनो एसिड। और जो कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन में कितना होगा बच्चों, 109 से लेके 214। ठीक है, फिर जो आपका हैवी चेन है, आपका जो हैवी चेन है, हैवी चेन बना हुआ है कितना अमीनो एसिड से, 440। हैवी चेन बना हुआ है 440 अमीनो एसिड से। हैवी चेन बना हुआ है 440, उसमें से 1 to 118 is your variable region, 1 to 118 is a variable region, then 119 to 440 is your constant region। 119 to 440 is your constant region। आई बात समझ में, पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको। एंटीबॉडी देखो बेटा वाई शेप्ड का है, लाइट चेन है, हैवी चेन है। लाइट चेन हैवी चेन कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। लिखते कैसे है, H2L2। ठीक है, और ये लोग किसके बने हुए, बेसिकली अमीनो एसिड्स है ना, सिस्टीन है तभी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन पा रहा है इनमें, राइट। और जो आगे का रीजन है वो वेरिएबल रीजन है, मतलब जहां पे पैराटॉप है, तो ये वेरी करता है आपके हर एंटीबॉडी का। एंड पैराटॉप जो है वो एंटीजन के एपिटोप रीजन से बाइंड होता है, तब जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो बनता है। क्लियर, क्लियर है सबको एंटीबॉडी अच्छे से। चलो, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का और थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हैवी चेन, ये बन गया लाइट चेन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, तो ये बेसिकली होता है इधर एन टर्मिनल। ऊपर क्या होता है एन टर्मिनल और नीचे क्या होता है सी टर्मिनल, है ना। यहां पे भी ऑफ कोर्स एन और यहां पे नीचे सी टर्मिनल। तो टर्मिनल्स क्यों आए बेटा, अमीनो एसिड्स पता है स्ट्रक्चर आप सबको। अमीनो एसिड में क्या होता है, यही होता है RH, यहाँ पे NH3 लगा तो ये COH। अगर पूरा लिख रही हूँ एक बार ऐसे बैलेंसिंग, कुछ कुछ नहीं बना रही, तो एक तो ये N टर्मिनल होगा, एक तो C टर्मिनल होगा, क्योंकि किससे बने हुए, अमीनो एसिड से बने हुए हैं ना। जो आपका एंटीबॉडी है वो किससे बना हुआ है,
इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोटीन इन नेचर, मतलब अमीनो एसिड से बने हुए हैं, है ना, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो बेसिकली एक जगह क्या आएगा आपका एन टर्मिनल आएगा और एक जगह क्या आएगा आपका सी टर्मिनल आएगा। ये बात याद रखना, तभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एन और यहाँ पे सी ऐसे लिखा हुआ था, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो अब बात करते हैं बच्चों अपन एंटीबॉडी के टाइप्स का। टाइप्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें IgA का, तो IgA कहाँ मिलता है बच्चों? आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने की कौन सी एंटीबॉडीज कहाँ मिलती है। बेसिकली नीट में ये क्वेश्चन आना है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया पूरा, एन टर्मिनल सी टर्मिनल क्या होता है, मैंने इसलिए बना के बता दिया आपको, है ना। तो अब अपन बात करेंगे कि ये जो टाइप्स है, अपन ने 5 टाइप देखे थे ना, IgA, IgE, IgG, IgM, IgD, तो ये सब कहाँ मिलते हैं? तो IgA जो है ये आपको मिलता है एक तो कोलेस्ट्रम में, बच्चों सलाइवा में भी मिलता है ये, यस IgA सलाइवा में मिलता है। देन टीयर्स, आंसुओं में मिलता है, ठीक है। देन दूसरा है IgD कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड, है ना, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में मिलेगा आपको। देन IgE, बाबा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक रिएक्शंस, कहाँ मिलता है ये? मास्ट सेल में मिलता है ना। ये बेसिकली किसमें रहता है? इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। अपन पढ़ेंगे बच्चों एलर्जी टॉपिक में पूरा ये, अभी ये लिख लीजिए, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। देन फोर्थ IgG अपन ने देखा ना कि नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है, बिकॉज ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो IgG जो है इट इज लाइक मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन है, ये क्या करता है? इम्यूनिटी देता है टू द फीटस, है ना, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू fetus. Then fifth one IgM, first to be formed after antigen encounter. First to be formed after antigen encounter. ठीक है, ओके। इसमें से एक और चीज मैं लिख देती हूँ आपको, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो बेसिकली IgG जो है इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, है ना, दैट्स व्हाई इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो IgG जो है आपका वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, और IgM जो है वो आपका बिगेस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है। तो अब देखो IgA कहाँ मिलता है? IgA आपको मिलता है कोलेस्ट्रम में, सलाइवा में, टीयर्स में। तो बेसिकली अगर आपने कोई इंजेस्ट कर लिया है ना, तो वो सब माइक्रोब को IgA क्या करेगा? किल कर देगा। IgD जो है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में होता है। IgE मास्ट सेल में प्रेजेंट रहता है, इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। इट इज IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। बच्चों ये बात याद रखना, IgE किसमें इन्वॉल्व है? IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है। IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। देन IgG जो है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द फीटस, इट इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। IgG ध्यान रखना, नीट का क्वेश्चन हो सकता है। और IgM जो है वो आपका बिगेस्ट एंटीबॉडी है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी समझ में आ गया। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट। तो टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, बच्चों, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बताया 2 टाइप होता है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। लेट्स गो टू सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड में नाम ही बता रहा है, मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसमें जनरली हम जो यूज करते हैं वो क्या है? मैंने आपको सेल्स में ऑलरेडी बताया है, साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल। किलर टी सेल्स किल स्पेसिफिक टारगेट सेल्स बाय वेरियस मैकेनिज्म्स, ठीक है।
और सेल मीडिएटेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सेल मीडिएटेड में जो टी हेल्पर सेल है वही क्या करेगा? लिम्फोकाइंस बनाएगा एंड यही क्या करेगा? बी सेल को एक्टिवेट करेगा। इसलिए जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल मीडिएटेड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहां पे क्या होता है? लिम्फोकाइंस एक्टिवेट होंगे एंड देन बी सेल एक्टिवेट होके क्या करेंगे? आगे डिस्ट्रक्शन करेंगे आपके पैथोजन का। फाइन, ओके।